नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूं जो टेस्ट पेपर आपने दिए थे उनका फीडबैक्स। मैंने जैसा कि कहा था आपको 5 डेज चैलेंज के बाद आपका एक पेपर हुआ था कंप्लीट, जो कि आपका आने वाले पेपर पैटर्न पर बेस्ड था, नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम का, जिसमें मैंने कहा था एक आपको टाइमिंग दी गई थी 8:30 की, और कहा गया था कि उसके बाद जिनके भी सबसे पहले जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे, सबसे पहले फर्स्ट 10 जिनके भी मेल आ जाएंगे, उनका मैं चेक करूँगी, खुद से इवेल्युएट करूँगी उनके आंसर्स को, और जो भी उनकी कमियां होंगी उनका फीडबैक मैं एक वीडियो के थ्रू दूंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि आप क्या कमी कर रहे हैं और क्या आपको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। ये वीडियो वो मेंबर्स तो देखे ही देखे जिन्होंने अब मुझे क्वेश्चन पेपर करके सेंड किया था, साथ ही साथ बाकी मेंबर्स भी देखे जिन्होंने जो क्वेश्चन पेपर है वो नहीं किया। क्योंकि ताकि उनको पता चल सके कि क्या क्या गलती ऐसी है, क्योंकि इनमें अधिकतर गलती ऐसी होंगी जो कि आप भी करने वाले होंगे। तो वो चीज़ आपको पहले पता चल जाएगी कि क्या गलती नहीं करनी चाहिए और किस तरीके से हमें अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, ताकि हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। अगर 12 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो 12 में से होंगे, अगर 10 मिलने होंगे तो वो आपको मिले। कम से कम की बजाय, मिनिमम मार्क्स की बजाय या नॉर्मल मार्क्स की बजाय आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। तो यही मेरी यहाँ पर कोशिश रहेगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक पॉइंट जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, यहाँ पर आंसर्स को रीड करने का टाइमिंग जो होगा वो मैं बीच में से वीडियो में से कट कर दूंगी, ताकि यहाँ पर वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ मेन बात यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो ये कि क्या क्या गलती की हुई है आपने और क्या गलती आपको नहीं करनी है, किस तरीके से आंसर्स प्रेजेंट करना है, या क्या आप और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट जो आया था वो आया था राजू सैनी जी का। सबसे ऊपर मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि नेक्स्ट जो भी कोई टेस्ट पेपर हो, आप सब टेस्ट के स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पर सबसे ऊपर अपना नाम ज़रूर मेंशन करें। इन्होंने हालांकि नाम लिखा हुआ है लेकिन लास्ट पेज पर है, आप सबसे पहले पेज पर और सबसे ऊपर जो है अपना नाम ज़रूर मेंशन करें, ताकि जब आंसर जो है टेस्ट चेक हो तो उसमें इजी रहे। तो चलिए, मैंने यहाँ पर रीड कर लिया है इनका टेस्ट पेपर। मेन मैं फीडबैक दे देती हूँ आपको कि क्या कमी रही है और किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर अगर मैं बात बताऊँ तो जैसा कि मैंने पहले भी टिप्स एंड ट्रिक्स में बताया था, आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जिस भी सेक्शन का कर रहे हैं, उस सेक्शन को यहाँ मेंशन ज़रूर करें। जैसे ये आपका एपिस्टोमोलॉजी का है, फर्स्ट सेक्शन आप कर रहे हैं, सेक्शन ए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऊपर सेंटर में सेक्शन ए लिखेंगे। ये पता होना चाहिए एग्जामिनर को चेक करते टाइम कि आप कौन से सेक्शन का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से करेंगे, ताकि उसके बाद आप जो है अपना आंसर सेंड करेंगे, जिससे कि आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव हो। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका यही है कि सबसे पहले सेक्शन ए और क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से आप लाइन के सेंटर में मेंशन करेंगे, और उसके बाद जो है आप अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर आप चाहें तो क्वेश्चन पूरा लिख सकते हैं और चाहे उसको इग्नोर कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। यहाँ पर राजू जी ने जो अलग से लिख दिया है पिंक पेन से, ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि ये लिखना भी चाहिए जो कि मेन पॉइंट्स हों। जैसा मैंने पहले भी कहा है, जो आपका मेन पॉइंट्स है, कोई किसी के द्वारा कही गई कोई बात है, कोई डेफिनेशन है या मेन फैक्ट है कुछ, तो उसको आप क्या करें, एक डिफरेंट पेन से लिखें। यहाँ पर आप चाहें तो ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी पिंक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, केवल और केवल रेड पेन का और ग्रीन पेन का यूज़ करने से आप बचें। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी राजू जी, कि जो आपका लॉन्ग आंसर होता है वो मिनिमम 4 पेज का तो आप ज़रूर करिए। मैंने आपको पहले भी कहा है, जो लॉन्ग आंसर होता है वो 4 से 5 पेज का आपका होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना लिखे कि आप 8-9 पेज भर दें, नहीं, 4 से 5 पेज आपके लिए सफिशिएंट है, लेकिन उससे कम मत जाइएगा। 4 पेज तो मिनिमम आपके होने चाहिए, 4 से 5 पेज। यहाँ पर आपने 3 पेज भी पूरे नहीं किए हुए हैं, केवल और केवल 2 ही पेज फिल किए हुए हैं। 3rd पेज का तो स्टार्टिंग के कुछ ही लाइन फिल की हुई हैं, तो ये आंसर आपने बहुत ही ज़्यादा छोटा लिखा है, तो इस पे मार्क्स आपको ऑटोमेटिकली हाफ से भी कम मार्क्स आपके रह जाएंगे। तो ये गलती ना करें, लॉन्ग आंसर कम से कम 4 से 5 पेज का आप ज़रूर करें। अब नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्शन सी आपने डाला हुआ है, ये बिल्कुल सही किया आपने, सेक्शन सी डाल दिया, क्वेश्चन नंबर आप या आंसर कौन सा कर रहे हैं वो भी आपने डाल दिया। अभी नेक्स्ट इन्होंने जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किए हैं वो भी सिर्फ एक पेज के किए हुए हैं। तो जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं वो 2 से ढाई पेज का आपका होना चाहिए, मिनिमम कम से कम 2 पेज जरूर लिखें। और
2 से ढाई पेज का आपका हो, ज़्यादा एक्स्ट्रा ना लिखें। लॉन्ग आंसर आपका 4 से 5 पेज, शॉर्ट आंसर आपका 2 से ढाई पेज का ज़रूर होना चाहिए। इससे एक्स्ट्रा आप लिखेंगे बेनिफिट कुछ नहीं है, वो वेस्ट है, लेकिन इससे कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि इतने तो मिनिमम है ये चीज़ क्राइटेरिया। आप अगर 1 पेज का लिखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे या बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 ही नंबर मिलेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो भी आपको 1 ही नंबर या 2 नंबर बहुत मुश्किल से मिलेंगे 4 में से, अगर आप 1 पेज का लिखते हैं तो। क्योंकि एक तो आपके पेजेस पर कट जाएंगे कि आपने बहुत छोटा आंसर लिखा है नंबर्स, और ऊपर से फुल मार्क्स कभी नहीं आते हैं, तो आपका प्रेजेंटेशन, राइटिंग, इन सभी चीज़ों में भी कट जाएंगे। तो कुल मिलाकर 4 में से 1 मार्क्स ही आपको जो है इसमें मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो मैंने हमेशा कहा भी है, एक तो सबसे पहला, आप कभी भी ओवर राइटिंग ना करें। कोशिश करें, देखिए ये चीज़ अपने हाथ में नहीं होती, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये करें कि टेस्ट में आप कहीं भी ओवर राइटिंग ना करें, कहीं भी कटपिट ना करें। अगर कहीं गलती हो जाता है तो एक सिंपल लाइन से क्रॉस कर दीजिए, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ तुमने गलती लिख दिया, इसको कट किया है। बार बार इस तरीके से ये इतना ज़्यादा कट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक लाइन से आप लिखा हुआ कट कर सकते हैं, तब भी एग्जामिनर को पता चल जाएगा। कोशिश करें ऐसा ना हो, और अगर होता है तो एक सिंपल लाइन से आप जो है बता सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कोई चार्ट बना रहे हैं, कोई टाइप्स वगैरह मेंशन करने के लिए, ठीक है, या फिर टेबल बना रहे हैं, उसके लिए स्केल का यूज़ करें। लाइन जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे टेबल में हो चाहे चार्ट में हो, वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिए, ऐसे तिरछी बाकी लाइन या लाइन के सेंटर में लाइन इस तरीके से नहीं बनानी चाहिए, ये आपके आंसर पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है, ठीक है। ये आपके आंसर पर क्या डालती है, नेगेटिव इफेक्ट डालती है, ऐसा ना करें। अगर आप कहीं टेबल बना रहे हैं, चार्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अपने स्केल का यूज़ कीजिए और स्ट्रेट लाइन खींचिए बिल्कुल। तो बस इन्होंने इतना ही पेपर जो है किया हुआ है, पूरा पेपर इन्होंने नहीं किया हुआ है। लॉन्ग इन्होंने कंप्लीट नहीं किया हुआ, एक लॉन्ग आपका इन्होंने नहीं किया हुआ है। मार्क्स आपको जो है आपके मेल आईडी में सेंड कर दिए जाएंगे, और ये जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम पर सभी के लिए सेंड कर दी जाएगी। बाकी मेंबर्स टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो जो पीडीएफ बेस्ट टेस्ट की होगी, सभी टेस्ट शेयर नहीं किए जाएंगे, लेकिन जो टेस्ट बिल्कुल बेस्ट होंगे, सही तरीके से लिखे हुए होंगे, वो टेस्ट आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट टेस्ट आपका आता है मेघा शर्मा जी का, बीएड सेकेंड ईयर। इन्होंने अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही किया हुआ है इन्होंने। हालांकि ये चीज़ आपको एग्जाम में तो नहीं लिखनी है, एग्जाम पेपर में, लेकिन यहाँ पर टेस्ट पेपर में, ताकि आप अपना नाम हमें पता चल सके कि किस मेंबर का टेस्ट आया है, इसीलिए ये मेंशन करना ज़रूरी है। एग्जाम पेपर में नाम वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो बस स्टार्टिंग में जब फर्स्ट पेज आप फिल करेंगे उसी में ही सारी डिटेल्स लिखनी है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखनी है, ठीक है। इन्होंने अब सेक्शन ए यहाँ पर लिखा, क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट लिख रहे हैं, बिल्कुल सही तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है, इसी तरीके से सभी मेंबर्स को लिखना होता है। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने किया है यहाँ पर, पहले इन्होंने एपिस्टोमोलॉजी को एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद एपिस्टोमोलॉजी ऑफ नेचुरलिज्म यहाँ पर इन्होंने लिखा है। लेकिन इन्होंने भी यही सबसे बड़ी गलती की है, यहाँ पर जो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 पेज का आंसर जो है अपना लिखा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 पेज का आंसर इन्होंने लिखा है, और ज़्यादा नहीं। लॉन्ग आंसर है, 4 से 5 पेज मिनिमम होने चाहिए। इस एक जो पेज का आंसर आपने लिखा हुआ है, इस पे आपको 2 से 3 नंबर मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। हाँ, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, आपका लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत अच्छा है, उसकी वजह से आपको 1-2 नंबर हो सकता है एक्स्ट्रा मिल जाए। प्लस पॉइंट है ये आपका कि हाँ राइटिंग अच्छी है, एग्जामिनर देखते खुश हो जाएगा। लेकिन इसकी वजह से आप जो है बाकी के पॉइंट्स को इतना ज़्यादा नेग्लेक्ट ना करें। यहाँ पर आपकी राइटिंग की वजह से इतना तो चल जाएगा कि 4 की बजाय आपने 3.5 पेज लिख लिया, ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर लिया तो काम हो जाएगा। लेकिन 1 पेज में आपका बिल्कुल भी काम नहीं होंगे, सिर्फ 2 से 3 नंबर आपको यहाँ पर मुश्किल से मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें और क्या लिखें, कैसे हम अपने आंसर को बढ़ाएं, कुछ और समझ नहीं आ रहा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने एपिस्टोमोलॉजी को डिफाइन किया, आपने कर दिया। इसके बाद आपने देखा होगा कि एपिस्टोमोलॉजी में मैंने अपने नोट्स में भी वो 5-6 लाइन का बताया हुआ है, उसमें बीच में लिखा हुआ है कि ज्ञान क्या होता है या कहाँ से प्राप्त होता है, ये बेसिक्स चीज़ें, ये आप ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि इससे आपकी कॉपी का हाफ पेज फिल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, उनको ज़रूर मेंशन किया करें। उसके बाद, क्योंकि प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा आपसे पूछा गया है, तो सबसे पहले प्रकृतिवाद क्या होता है उसका बेसिक जो है आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि नेचुरलिज्म होता क्या है।
वो जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है फिलोसफी में, वही सब चीज़ें बेसिक से लिख देंगे आप 5 से 10 लाइनों के अंदर। और उसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रकृति के बाद की ज्ञान मीमांसा, अपने पॉइंट्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे, आपका आंसर जो है बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है, नेचुरलिज्म का जो लेटर्स होते हैं उनकी भी फुल फॉर्म होती है, जैसे NA, ये शायद मैंने अपने नोट्स में भी कराया हुआ है। तो इस तरीके से आप इनको भी जो है इनका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं, आपका हाफ पेज यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो पेज को फिल करने की ट्रिक ये आपको सीखनी होगी कि कहाँ से क्या चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से ऐड नहीं कर सकते। ऐड ज़रूर कीजिए, मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर का, उसको ज़रूर फुलफिल कीजिएगा, क्योंकि अगर उसको कम रह जाता है तो आपकी करी कराई मेहनत जो है वो भी वेस्ट चली जाती है। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 3 का B पार्ट है। अब यहाँ पर आप देखिए, डायरेक्ट इन्होंने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एक्सप्लेन ऑल द टाइप्स ऑफ करिकुलम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम, कि आपका पाठ्यक्रम क्या होता है और एकीकृत और यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम के सभी प्रकारों के बारे में बताना था और एकीकृत और अंतः अनुशासनात्मक पाठ्यक्रम में अंतर बताना था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया उस पर मेन फोकस करना है, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग का एक इंट्रो करने का तरीका होता है, आंसर देने का एक तरीका होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब क्लास में स्कूल्स में हमें कोई ऐसे लिखने के लिए दिया जाता था तो हम पहले क्या करते थे, इंट्रो बना देते उस ऐसे की। कोई भी टॉपिक है, दिवाली का अगर टॉपिक है तो उसका थोड़ा सा इंट्रो बनाते थे। तो सेम चीज़ यहाँ पर करिकुलम के टाइप्स पूछे गए हैं, तो आप पहले करिकुलम क्या होता है 4 से 5 लाइन में डिफाइन कर दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सिर्फ इंट्रो बनाने के लिए आप करिकुलम को डिफाइन कर रहे हैं ताकि एक थोड़ा सा बेस बन जाए। इसीलिए यहाँ पर करिकुलम के जो और डिटेल्स होते हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, नेचर क्या होता है, वो सब डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। मेन करिकुलम के टाइप्स पूछे गए वही आपको बताना है। बस एक इंट्रो बनाने के लिए, बेस बनाने के लिए आप करिकुलम की डेफिनेशन को डिफाइन कर देंगे। सबसे पहले आप करिकुलम की हेडिंग को डालेंगे लाइन के सेंटर में, या आप हिंदी में अगर लिख रहे हैं तो पाठ्यक्रम लिख सकते हैं। उसके बाद आप 4 से 5 लाइन में इतना ही पैराग्राफ करके करिकुलम को डिफाइन कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे चलकर टाइप्स ऑफ करिकुलम हेडिंग डालेंगे, जो कि आपका मेन क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए लाइन के सेंटर में डालेंगे टाइप्स ऑफ करिकुलम। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी टाइप्स आपको याद है उन सबको एक चार्ट के थ्रू मेंशन करेंगे। चार्ट बनाने का तरीका आपका अपना हो सकता है, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं टाइप्स को, या टाइप्स ऑफ करिकुलम पेज के सेंटर में हेडिंग डालकर, और इस तरीके से भी जो है आप इसके सभी टाइप्स को मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने सभी टाइप्स को मेंशन कर दिया। अब क्या करेंगे, 1 बाय 1 एक एक को हेडिंग डालेंगे, जैसा आपने यहाँ पर किया हुआ है। एक एक टाइप्स को लेंगे और उनको एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, आपके आंसर लिखने से पहले कितना काम हो गया, ऑटोमेटिकली आपके पेज फिल हो जाएंगे। आपने सबसे पहले करिकुलम को डिफाइन कर दिया इतने पेज में, ठीक है, 5 से 6 लाइनों में। उसके बाद आप टाइप्स ऑफ करिकुलम हेडिंग डालेंगे और सभी टाइप्स को मेंशन कर देंगे एक चार्ट के थ्रू। उसमें आपका पूरा एक पेज फिल हो जाएगा, एक नहीं तो हाफ पेज तो फिल हो ही जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपने 1 बाय 1 हेडिंग डाली और उनके अंदर एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर एक कंडीशन हो सकती है, मान लीजिए टाइप आपके 8 प्रकार हैं, यहाँ पर 8 टाइप्स अगर आप मेंशन कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 8 के 8 टाइप्स को एक्सप्लेन करें डिटेल में। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें याद आती हो। तो उनमें से जितने टाइप्स आपको समझ हैं, जितने टाइप्स आपको याद हैं, वो आप 1 बाय 1 हेडिंग डालेंगे और एक्सप्लेन कर देंगे, बाकी को इग्नोर कर देंगे जैसे कि है ही नहीं। स्टार्टिंग में चार्ट में मेंशन कर दिया, बस इतना काफ़ी है। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम। अब आप हेडिंग डालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन है मेन, तो इसलिए लाइन के सेंटर में हेडिंग डालेंगे। बाकी की आप साइड में डालेंगे, लेकिन जो मेन क्वेश्चन में पूछा गया है उसको आप लाइन के सेंटर में हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे, डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम, एकीकृत और अंतः अनुशासनात्मक पाठ्यक्रम में अंतर। अब उसमें एक टेबल बनाइए आप, इनमें जो भी दोनों में डिफरेंस है उनको मेंशन कर दीजिए। आप टेबल के थ्रू मेंशन कर सकते हैं, या नॉर्मली इनमें क्या डिफरेंस है उनको पॉइंट्स के थ्रू भी आप बता सकते हैं। तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए कितने हेडिंग्स बन गए। सबसे पहले करिकुलम क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ करिकुलम का चार्ट हो गया, उसके बाद 1 बाय 1 आप सभी को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद डिफरेंस, 4 हेडिंग्स हो गई, 4 पेज। एक हेडिंग को आप एक पेज पे भी करते हैं तो भी आपका काम हो गया। और बल्कि जब टाइप्स ऑफ करिकुलम को मेंशन करोगे तो 2-3 पेज तो आपको उसमें भर जाने हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, ये आंसर भी आपने 2 पेजेस में फिल किया हुआ है। अब बात आती है सेक्शन सी की, ये तो आपने सही किया हुआ है बिल्कुल।
कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आंसर्स जो है वो मैं चेक कर लूँगी और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दे दी जाएंगे। अभी सेक्शन बी आता है, ठीक है। सेक्शन बी में आपने क्वेश्चन नंबर 8 किया है हिल्दा ताबा मॉडल। जब क्वेश्चन कर रहे हो आप सबसे पहले हेडिंग जरूर डालिए कि आप क्या करें। अगर आप क्वेश्चन पूरा का पूरा नहीं लिखना चाहते मत लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो टॉपिक है उसको ज़रूर मेंशन कीजिए। क्वेश्चन आया था आपका हिल्दा ताबा मॉडल, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखने मत लिखिए, लेकिन क्वेश्चन की हेडिंग ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि पता चल सके कि आप क्या लिख रहे हैं। यहाँ पे हिल्दा ताबा मॉडल हेडिंग जरूर डालिए, चाहे आप पेज के साइड में और सेंटर में डालेंगे तो वो और ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आपने हिल्दा ताबा मॉडल को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये आपने देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, सिर्फ 10 लाइनों में मुश्किल से आपने लिखा हुआ है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 से 2.5 पेज मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पर मैंने इसमें नोट्स में भी ताबा मॉडल के स्टेप्स बताए हुए हैं, उन स्टेप्स को मेंशन कीजिए, 1 बाय 1 उनको एक्सप्लेन कीजिए, चार्ट बनाइए, आपका आंसर अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। लिखना वही है जो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, थोड़ा सा फालतू, लेकिन बस लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए ताकि आपका आंसर जो है वो बढ़ सके। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन आपने किया है शिक्षण प्रशिक्षण में अंतर, यानी कि टीचिंग एंड ट्रेनिंग में डिफरेंस आपने डायरेक्ट लिख दिया। आपने टेबल बनाई और आपने लिख दिया है, 1 पेज में आपका काम हो गया इसमें, लेकिन 2 से 2.5 पेज करना है। उसके लिए क्या होगा, आप सबसे पहले टीचिंग हेडिंग डालिए शिक्षण, इसके अंदर आप टीचिंग को एक्सप्लेन कीजिए 5 से 10 लाइन में या 5 से 6 लाइनों में। आप एक्सप्लेन कीजिए टीचिंग होता क्या है, उसकी डेफिनेशन वगैरह दीजिए, शिक्षण क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन है, टीचिंग होता क्या है वो आप बताइए। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग प्रशिक्षण डालिए, यहाँ पर प्रशिक्षण डालिए और इसको एक्सप्लेन कीजिए डिटेल में मतलब 5 से 6 लाइनों में। अब नेक्स्ट अब सेंटर में डालेंगे हेडिंग शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर, उसके बाद ये टेबल बनाकर ये मेंशन करेंगे। तो आपका आंसर इस तरीके से आपको लिखना चाहिए ताकि आपका आंसर जो है बड़ा हो जाए। टेस्ट के मार्क्स आपको मिल जाएंगे, जो बेस्ट टेस्ट होगा वो फीडबैक की तरीके से आपको यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट पर बढ़ते हैं, ये है स्नेहा जी का टेस्ट है ये आपका, ठीक है। चलो चेक करते हैं। मैंने सबसे पहले सेक्शन सी लिखा हुआ है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तरीके की ट्रिक है जो मैं पहले एक वीडियो में मेंशन भी कर चुकी हूँ। इस वीडियो का मैं लिंक नीचे दे दूँगी, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया हुआ है कि बीएड में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए आपको क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन से मेन पॉइंट्स होते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को सबसे पहले कर लीजिए, उसके बाद शॉर्ट करें और एंड में आप लॉन्ग करें। इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए 10 मिनट मैक्सिमम लगते हैं। स्टार्टिंग के 10 मिनट में आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हुए, आपका एक सेक्शन खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। अगर उसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा है कि अभी फिलहाल आपको नहीं आ रहा है, आप ये सोचते हैं कि भाई बाद में सोच समझ के थोड़ा सा लिख देंगे, उसकी स्पेस छोड़िए और आगे जो है नेक्स्ट सेक्शन डालिए, सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसको करिए। शॉर्ट आंसर में एक क्वेश्चन में मैक्सिमम 15 मिनट लगती है, ठीक है। 2 आंसर आपको करने हैं, 30 मिनट्स आपका काम हो गया। तो 30 मिनट्स और 10 मिनट्स से उसकी 40 मिनट्स में आपका काम हो गया। उसके बाद आपके सिर्फ 2 लॉन्ग आंसर रह जाते हैं और आपके पास टाइमिंग भी बहुत अच्छा रह जाता है 1 आवर, और उससे कुछ एक्स्ट्रा ही रह जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि आपके माइंड टेंशन फ्री हो जाती है, आपको माइंड में का प्रेशर जो है ख़त्म हो जाता है कि हाँ इतना सारा रह रहा है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि हाँ शॉर्ट भी हो गए, वेरी शॉर्ट भी हो गए, बस 2 लॉन्ग क्वेश्चन बचे। आपके माइंड का प्रेशर कम होगा, तब आप जो है जो भी आंसर लिखेंगे वो अच्छी तरीके से लिखेंगे। आप अगर इसके अपोजिट करें, आप स्टार्टिंग में लॉन्ग आंसर करें, लॉन्ग आंसर में लग जाता है हाफ एन आवर लग जाता है, 1 घंटा खत्म हो गया और आपके सिर्फ लॉन्ग आंसर खत्म हुए। अब आपको क्या लगेगा, 1 घंटा कुल बचा है और आपके लॉन्ग शॉर्ट भी रह रहे हैं, वेरी शॉर्ट भी रह रहे हैं, तो उससे प्रेशर जो है माइंड में बढ़ता है। तो इसकी बजाय आप क्या करें कि पहले आप वेरी शॉर्ट कर लीजिए और फिर शॉर्ट कर लीजिए और लास्ट में जो है आप लॉन्ग पर जाइए। इससे आपका माइंड का प्रेशर जो है वो कम रहेगा। बाकी आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो उसी तरीके से करिएगा, ठीक है। इन्होंने पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सभी के सभी कर दिए हैं, चलिए सही है। यहाँ पर ये आप जो आंसर्स वगैरह लिखते हैं, आंसर 12, 13, इनको आप ब्लैक पेन से लिखिए। नेक्स्ट इन्होंने किया सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 8, हिल्दा ताबा मॉडल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा मैंने पहले टेस्ट में बताया था कि आप थोड़ा सा एक बेसिक बताइए, करिकुलम कंस्ट्रक्शन का जो हिल्दा ताबा मॉडल है वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इन्होंने करिकुलम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। आप इस चीज़ को जो है लाइन के सेंटर में डालेंगे और ब्लैक पेन से पूरा का पूरा लिखेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। क्योंकि मेन पॉइंट जो होते हैं या मेन खास बात जो होती है, उस हाईलाइटेड पॉइंट्स को हम अलग पेन से लिखते हैं ताकि वो अलग ही पता चले। तो इस बात को आप साइड की बजाय एक तो लाइन के सेंटर में लिखें, ठीक है, और ब्लैक पेन से लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
इन्होंने, आप यहाँ पर एक भी चीज़ भी देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंट्रो बनाने के लिए करिकुलम लिखा है, ज़्यादा इसमें पेज नहीं फिल किए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, इसीलिए इन्होंने सिर्फ 4 से 5 लाइन में इन्होंने करिकुलम बता दिया कि क्या होता है। इसके बाद इन्होंने मेन हेडिंग डाली हिल्दा ताबा मॉडल, उसको एक्सप्लेन किया अच्छे से। इसके बाद जो स्टेप्स आते हैं हिल्दा ताबा मॉडल के इन्होंने वो डाले, ब्लैक पेन से डाले, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आप एरो लगा रहे हैं इनको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर कीजिए। चाहे तो आप अगर लेना चाहते हैं इसके लिए 2 लाइन तो 2 लाइन भी ले सकते हैं, वैसे 2 लाइन की ज़रूरत नहीं है, अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन अगर 1 लाइन भी आप ले रहे हैं तो इसको क्लियरली बनाइए और सेंटर में बनाइए, जैसे यहाँ पर है हेडिंग के बिल्कुल सेंटर में बनाइए परफेक्टली, क्योंकि आपका जो आंसर लिखने का परफेक्शंस होगा यही आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा सभी। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने और आंसर भी इनको बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 10 का क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मिथ बेस्ड फेथ एंड लॉजिक बेस्ड नॉलेज। तो इन्होंने पहले फेथ और मिथ के बारे में बता दिया, इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद इन्होंने लॉजिक क्या होता है इनको थोड़ा डिफाइन कर दिया है हल्का हल्का, और उसके बाद टेबल बना के मिथ बेस्ड फेथ और लॉजिक बेस्ड नॉलेज जो होती है इनको एक्सप्लेन कर दिया। ये इस तरीके से आप जो अंडरलाइन करते हैं ये ना करें, इसकी बजाय या तो आप अंडरलाइन ना करें और अगर करनी है तो एक सिंपल स्ट्रेट लाइन आप जो है सिंपल इस तरीके से अंडरलाइन करें, ठीक है, जो स्ट्रेट जाए, ऐसे अलग अलग वर्ड्स पे ना करें। नेक्स्ट इनका आता है सेक्शन ए, जिसमें इन्होंने किया हुआ है क्रोनोलॉजिकल रिव्यू। यहाँ पर जो जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको अंडरलाइन करें। अंडरलाइन के लिए आप स्केल का यूज़ कीजिए और अगर हैंड से भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, ठीक है। इसके बाद इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज का जो टेबल है वो बनाई, स्टेप वाइज स्टेप इन्होंने लिखे हैं और इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दिया है। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए, हर एक टॉपिक में ये चीज़ आती है कि पहले आपका चाहे टाइप्स हो, चाहे रीजन्स हो, चाहे कुछ भी चीज़ें हों, पहले आपने उनको मेंशन कर दिया और उसके बाद उनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दिया है। इस तरीके से आप जो है जगह जगह चार्ट बना सकते हैं ताकि आपका आंसर जो है बड़ा बन सके। लेकिन जो चार्ट आप बना रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखिए, आप ब्लैक पेन से लिखिए अलग ही अलग, जो आपके आंसर में बिल्कुल अलग से चमके। और आप या तो अंडरलाइन जब भी करें, अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है, लेकिन उसको इस तरीके से मत करें। अंडरलाइन बिल्कुल सही प्रॉपर वे में आपका अंडरलाइन होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले एक टेस्ट दिखाया था, उनमें राइटिंग बिल्कुल अच्छी लिखी हुई थी, अंडरलाइन वगैरह बिल्कुल परफेक्टली उन्होंने की हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने करिकुलम के बारे में यहाँ पर बताया है। अब देखिए, जैसे मैंने पिछली टेस्ट में आपको बताया था, इससे पहले टेस्ट में, कि आप करिकुलम को, टाइप्स ऑफ करिकुलम को एक चार्ट के थ्रू मेंशन कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पूरा पेज फिल कर दिया है सिर्फ और सिर्फ चार्ट बनाकर। तो इस तरीके से आपका एक पेज तो इसी में फिल हो जाता है। 1 बाय 1 इन्होंने एक्सप्लेन कर दिए हैं जो जो इनको आते थे, और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम हेडिंग डाला और इनके बीच क्या डिफरेंस होता है वो बता दिया। अब यहाँ पर चाहे तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं और चाहे तो यहाँ पर इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ऊपर टाइप्स में मेंशन कर चुके हैं, तो यहाँ पर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर टेबल बना रहे हैं तो स्केल का यूज़ करें, लाइनिंग जो भी ड्रॉ करेंगे आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। बाकी इनका जो तरीका था वो बिल्कुल सही है, इन्होंने सही आंसर्स लिखे हैं और पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स लिखे हैं। नेक्स्ट टेस्ट आता है पीहू उपाध्याय जी का, और इनका टेस्ट आई थिंक सबसे बेकार टेस्ट मैं कहूँगी। जितने भी टेस्ट मेरे पास आए हैं उनमें से सबसे बेकार टेस्ट है इनका। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था इनका टेस्ट चेक करते हुए, जब मैं इनका रीड कर रही थी, जैसे किसी छोटे बच्चे का या 4th-5th क्लास के बच्चे का, 3rd क्लास के बच्चे का मैं टेस्ट चेक कर रही हूँ, और मे बी 3rd-4th क्लास का बच्चा भी बेटर वे में लिख सकता है। यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा गलती की है। अगर आप बीएड के एग्ज़ाम में ऐसा लिख कर आते हैं तो माफ़ कीजिएगा प्यूरी, लेकिन आपके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम रहेंगे। ठीक है, चाहे कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कितनी भी तैयारी कर लीजिए, सारे आंसर लिख के आ जाइए, पूरे बड़े बड़े आंसर लिख के आ जाइए, लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो होंगे वो कॉपी को देखते ही इरिटेट हो जाने वाले हैं। सबसे पहली बात, आपको ये ग्रीन से हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हाईलाइट कर रहे हैं तो एक प्रॉपर तरीके से वो हाईलाइट होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि आपने बिल्कुल रफली, ऐसा लग रहा है कि किसी रफ कॉपी में आप क्लास में कुछ चल रहा है आपका टॉपिक और आप उसको रफ कॉपी में नोट कर रहे हैं। अंडरलाइन करने की, हेडिंग को हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप हेडिंग डालिए और उसके नीचे एक स्ट्रेट लाइन में अंडरलाइन कर दीजिए, स्ट्रेट, वो भी तिरछी बाकी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर देखिए, सेक्शन सी आपने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 आपने डाला। ठीक है, आपने
किस तरीके से आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने लिखा हुआ है। ये आपने हाईलाइट किया, कैसे किया, बीच में से आपका खाली, हाईलाइट ज़रूरत ही नहीं है करने की। आपने कहीं तो नीचे वाली लाइन से मिलाकर लिखा हुआ है, कहीं पर ऊपर लाइन वाली मिलाकर लिखे हुए हैं, और इनको बॉक्स में करने की क्या ज़रूरत है। सिंपली 2 पॉइंट्स आपको बताने थे, महात्मा गांधी फर्स्ट और सेकंड, आपको 2 फिलोसोफर्स के नाम बताने थे सिंपली, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉक्स किस तरीके से बना हुआ है। यहाँ से या तो देखिए, ये बात मैं सभी मेंबर से कहना चाहूँगी, या तो आप चार्ट, टेबल्स, हेडलाइन बनाए ही मत, और अगर बना रहे हैं तो उसको प्रॉपर वे में स्केलिंग वगैरह का यूज़ करके बनाइए, ताकि आपका नेगेटिव इफेक्ट ना जाए। टीचर्स ये पेज देखते ही, जो एग्जामिनर होंगे चेक करने वाले, ये पेज देखते ही आपका अपनी मेंटलिटी में इंप्रेशन जो है उनका पड़ जाएगा, और वो अपनी मेंटलिटी बना लेंगे आपके लिए, और उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स रखेंगे। आपने चाहे उसमें कितना ही सही क्यों ना लिख रखा हो, उस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा। ये सिंपली आपको आंसर्स लिखने थे पॉइंट टू पॉइंट, इसमें इतना ज़्यादा ये करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। कहीं पर आपने स्कूल के ऊपर लाइन के ऊपर पहुंचा रखा है, कहीं नीचे पहुंचा रखा है, कहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर डाला हुआ है, कहाँ पर पॉइंट नंबर डाला हुआ है, कुछ नहीं पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपने किया हिलदा ताबा स्टेप्स। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्टेप्स में आपने कहीं तो आपने बीच में सिर्फ 2 लाइन छोड़ी, ठीक है, कहीं आपने डायरेक्ट छोड़ दी तो 3 लाइन आप अपने बीच में छोड़ दी, गैप कर दिया, ठीक है। और ये जो बॉक्सेस आप बना रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। आप इनके लिए स्केल्स का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट बॉक्स होने चाहिए। अगर आप स्केल नहीं है बाय चांस, और अगर आप हाथ से कर रहे हैं, तो उसके लिए तरीका ये होता है कि आप लाइन टू लाइन पर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेट आपका जो है दिख सके। इस तरीके से बॉक्सेस बनाइए। आप जो चार्ट यूज़ कर रहे हैं, जो टेबल बना रहे हैं, वो बिल्कुल प्रॉपर वे में बननी चाहिए। ये आपका आंसर देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आपने रफली कहीं से उतारा हुआ है, ये चीज़। सिर्फ और सिर्फ सेक्शन सी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करने में आपने 5 पेज फिल कर दिए कहने के लिए, लेकिन सभी वेस्ट बिल्कुल। आपको राइटिंग पर अपने ध्यान देना चाहिए और अपनी प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना चाहिए। ये यहाँ पर आपने ढाबा लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। और ये देखिए लाइनिंग, आपने फर्स्ट पॉइंट कहाँ डाला, सेकंड पॉइंट कहाँ डाला, थर्ड पॉइंट और कहाँ डाला, और किस तरीके से, मतलब बिल्कुल ही इन प्रॉपर वे में आपने डाला हुआ है इस चीज़ को। तो आप ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मैं क्लियर कट यहाँ पर आपको बता देने वाली हूँ कि इस तरीके से आपके मार्क्स बिल्कुल ही मिनिमम जाएंगे। ये आप देखिए, ठीक है, मैं ये कहती हूँ चार्ट पेपर बनाइए और उसमें 1 पेज भर जाएगा, आधा पेज भर जाएगा, लेकिन उसमें फिर कुछ पॉइंट्स भी आप लिखेंगे, ठीक है। जहाँ पर 8 से 10 पॉइंट मेंशन करने होते हैं वहाँ पर पेज फिल होता है। सिर्फ 4 पॉइंट्स मेंशन करने के लिए आपने पूरा पेज फिल कर दिया, तो ये आपका गलत जाएगा। ये देखिए, इनका आप अगर प्रॉपर वे में लिखते तब आपका टेस्ट जो है आई थिंक बेस्ट जाता। आपने जो लिखने का तरीका है, चार्ट वगैरह यूज़ किए हुए हैं, बहुत ही अच्छा है और आपका टेस्ट बेस्ट जाने वाला था, लेकिन जो आपने लिखने का तरीका है उसी की वजह से ही आपका टेस्ट बेस्ट से वर्स्ट हो गया, ठीक है। 30 पेजेस आपने लिख दिए, किसी भी मेंबर ने 30 पेजेस नहीं लिखे होंगे। तो पेजेस आपके वही जो मैंने बताया, 4 से 5 पेज आपका लॉन्ग, शॉर्ट में आपका 2 से 2.5 पेज, लेकिन उसमें बीच में कहीं इस तरह की गैप ना हो, कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए एग्जामिनर ने कि सिर्फ और सिर्फ पेज भर रखे उसमें लिख कुछ नहीं रखा है। नेक्स्ट टेस्ट है प्रियंका जी का। इन्होंने सारे क्वेश्चंस नहीं किए हुए हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग 2 क्वेश्चंस किए हुए हैं, ठीक है। आपके लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगी मैं, एक तो आप ब्लैक पेन का भी साथ में यूज़ कीजिए। आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लू से सारा कुछ लिखा हुआ है, तो हेडिंग्स जो डाल रहे हैं आप या मेन पॉइंट्स जो डाल रहे हैं वो ब्लैक पेन से डालिए। और क्वेश्चन अगर आप नहीं लिख रहे हैं मत लिखिए, लेकिन क्वेश्चंस की जो मेन हेडिंग्स हैं उनको थोड़ा प्रॉपर वे में यहाँ पर आप डालिए, ठीक है। और यहाँ पर साथ में ये भी मेंशन कीजिए कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं कौन से सेक्शन का कर रहे हैं। नेक्स्ट टेस्ट है आपका निधि कंचन जी का। इनके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आप जो हेडिंग्स डाल रहे हैं मेन, उनके नीचे अंडरलाइन ज़रूर करें। ये आपने कहीं कहीं अंडरलाइन की हुई है और कहीं कहीं नहीं की हुई है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। जो भी मेन पॉइंट्स हो उसको आप अंडरलाइन कीजिए। ये जो मेन चीज़ें होती हैं इनको आप ब्लैक पेन से लिखिए, अच्छा रहेगा। ओवर राइटिंग ना करें, अगर आपका गलत हो जाता तो सिंपली एक लाइन से कट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसको ज़्यादा जो है बार बार कट करने की कोशिश ना करें। देखिए जैसे यहाँ पर आपने एपिस्टोमोलॉजी का मतलब ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, इसी तरीके से आप ऊपर वाला जो ये पोर्शन था आपका, इसको भी आप ब्लैक पेन से ही लिखें।
इसके अलावा आपने यहाँ पर नेचुरलिज्म में ये चीज़ किया, इसको इधर लाने की ज़रूरत नहीं है, लाइन से इधर लाने की, इसको आप कीजिएगा मेंशन और यहाँ से लिखिएगा। इधर लाइन से इधर लेफ्ट साइड में लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आप ना करें कि जो लाइन का आपका ये जो रेड लाइन होती है, मतलब यहाँ से आप लिखना शुरू करें। इससे पहले अगर आपको कोई क्वेश्चन नंबर डालना है, कोई पॉइंट नंबर डालना है, तो सिर्फ वही डालें। ऐसा ना हो कि आपको हेडिंग डाल रहे हैं, आधा आपने इधर लिख दिया, आधा इधर लिख दिया, वो काम आप ना करें इस चीज़ को। ये ओवर राइटिंग जो है बिल्कुल भी ना करें इस चीज़ को। नेक्स्ट टेस्ट है आपका माया वर्मा जी का, बीएड सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम, सेक्शन ए, आंसर नंबर 1, ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है, क्लियर साफ राइटिंग भी इनकी अच्छी है और बिल्कुल सही इन्होंने लिखा है। इसके बाद इन्होंने एपिस्टेमोलॉजी को एक्सप्लेन कर दिया है डिटेल से। उसके बाद एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नेचुरलिज्म हेडिंग डाला और इसके अंदर एक्सप्लेन किया। इन्होंने लगभग 2 पेज का जो है आंसर किया है, 2.5 पेज का हम मान सकते हैं यहाँ पर आंसर, लेकिन कोशिश ये करें कि आपका आंसर 4 से 5 पेज का होना चाहिए। आपने सेकंड क्वेश्चन भी आपने लिखा तो उसका भी आंसर जो है आपने 1 से 1.5 पेज में लिख दिया है। आपका लॉन्ग आंसर कम से कम 4 पेज का होना चाहिए, 4 से 5 पेज का आपका आंसर ज़रूर होना चाहिए, इससे कम आपका नहीं चलता है। ठीक है। सेक्शन बी में आपका शॉर्ट की बात करें तो 2 से 2.5 पेज होने चाहिए। ये भी आपने जो है बहुत ही छोटे छोटे जो है आंसर लिखे हुए हैं, बाकी इनके अंदर मैंने रीड कर लिया है। ठीक है, वो चीज़ें आपने सही लिखी हुई हैं, राइटिंग आपकी बहुत अच्छी है, आपका लिखने का तरीका अच्छा है। ठीक है, क्लियरली लिखे हुए हैं। मेन पॉइंट्स को आप ब्लैक पेन से लिखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, भले इन्होंने स्केल का यूज़ नहीं किया, लेकिन इन्होंने जो लाइन ड्रॉ की हुई है वो ज़्यादा अजीब नहीं लग रही है। कोशिश की हुई है कि बिल्कुल स्ट्रेट की जाए। यहाँ पर गलत हुआ तो इन्होंने सिर्फ एक कट किया और आपका काम जो है हो गया। सेक्शन सी, ये जो मेन चीज़ें होती हैं ना आपके, ये इनको ब्लैक पेन से आप यूज़ किया करें तो और ज़्यादा आपका बेहतर हो जाएगा। बाकी आपका सही है, आपने आंसर बहुत छोटे लिखे हैं। मेन हेडिंग्स को या नंबर्स वगैरह को आप ब्लैक पेन से यूज़ करें। नेक्स्ट टेस्ट है सुमन मिश्रा जी का। इन्होंने सबसे पहले सेक्शन सी किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अंडरलाइन में भी इन्होंने स्केल्स का यूज़ किया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींची हुई है यहाँ पर और बिल्कुल सही इन्होंने लिखा हुआ है, क्लियर है। यहाँ पर ये इमेज आपकी ब्लर है, ये आपका गलत जाएगा। ठीक है, सेक्शन बी में आपका इन्होंने लिखा हुआ है, इमेज थोड़ी सी ब्लर है, बाकी इतना चमक आ रहा है कि इन्होंने क्या लिखा है। मे भी वीडियो बनते टाइम आपको थोड़ा सा ब्लरिंग हो सकता है, क्योंकि जब एक डॉक्यूमेंट्स बार बार अलग अलग सॉफ्टवेयर से जाता है तो थोड़ी सी क्लियरिटी का असर आता है। यहाँ पर इनकी इमेज जो है कुछ कुछ बीच बीच में वो ब्लर है। इनकी PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस किया। भाषा शब्द इन्होंने ये जो पहला शॉर्ट किया ये थोड़ा सा छोटा लिखा है इन्होंने 1 पेज में। दूसरा जब इन्होंने किया शिक्षण एंड प्रशिक्षण में अंतर, पहले इन्होंने शिक्षण को डिफाइन किया जैसा कि मैं कहती थी, फिर प्रशिक्षण को डिफाइन किया और उसके बाद शिक्षण प्रशिक्षण में अंतर आपने इन्होंने टेबल बनाकर जो है इनके अंदर लिख दिया है। 2 पेज आपका इतना काफ़ी है, बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने आंसर लिखा है। पहले आंसर भी आप थोड़ा सा बड़ा कर देते तो आपका और बेस्ट हो जाता। नेक्स्ट अगर चलते हैं सेक्शन ए पर, तो ज्ञान मीमांसा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ज्ञान मीमांसा यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से, बिल्कुल सही लिखा है। उसके बाद आपका करिकुलम का आ जाता है, बस इन्होंने आंसर थोड़ा से छोटे कर दिए हैं। आप थोड़ा बड़ा, थोड़े से छोटे, ज़्यादा छोटे भी नहीं मैं कहूँगी, लेकिन आप थोड़ा भी अगर आप लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा और आपका जो लिखने का तरीका है वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टेस्ट आता है आपका वाशु शर्मा जी का। इन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है ज्ञान मीमांसा। देखिए यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया है, कौन सा सेक्शन है, कौन सा क्वेश्चन है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट है, कुछ मेंशन नहीं है। तो ये चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा गलत होती है। एग्जामिनर वहाँ पर इतनी टेंशन नहीं लेंगे कि वो ये सोचे या ये ढूंढे कि ये क्वेश्चन लॉन्ग है, शॉर्ट है, कौन सा नहीं है। वहाँ पर उनको सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आंखों के सामने डायरेक्टली दिखाई देनी चाहिए। तो आप यहाँ पर मेंशन करें कि सेक्शन ए है, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर लिख सकते हैं तो बेस्ट है, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं होता है ये, लेकिन हाँ हेडिंग ज़रूर डाल दीजिए। तो यहाँ पर आप लिखिए सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, या जो सा भी पार्ट आप जो कर रहे हैं उसको करें, और उसके बाद यहाँ से हेडिंग डालिए ज्ञान मीमांसा। यहाँ से एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि हाँ आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, किस लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद जो आप अपना क्वेश्चन लिखना शुरू कर दीजिए।
दूसरी बात, यहाँ पर ये आपने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कहीं कॉपी जो है पूरी बड़ी मिलेगी, आराम से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। लॉन्ग आंसर 4 से 5 पेज, शॉर्ट आंसर 2 से 3 पेज का लिखना है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। और कॉपी में पेजेस इससे कहीं ज़्यादा होंगे, ठीक है। नॉर्मली पेजेस होते हैं कॉपी के वो 32 पेजेस के अराउंड होते हैं। अभी कोरोना की वजह से जैसे क्वेश्चन के नंबर्स कम कर दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पेज कम किए हैं नहीं किए हैं, तो इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती, ठीक है। तो इनको आप अलग पॉइंट्स डालिए यहाँ पर 1 2, नेक्स्ट लाइन में अलग अलग करके लिखिए इनको, और ब्लैक पेन से लिखिए ताकि आपका आंसर थोड़ा सा बड़ा भी हो और अच्छा भी लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने किया है लैंग्वेज का। लैंग्वेज देखिए, जैसे कि अब यहाँ पर है, आपने सेकंड क्वेश्चन लिख दिया भाषा। भाषा का आपका एक क्वेश्चन शॉर्ट में भी है, तो वो चीज़ कंफ्यूजन ना हो, आप लिखें यहाँ पर कि सेक्शन ए का सेकंड क्वेश्चन आप कर रहे हैं। उस क्वेश्चन को अगर आप पूरा नहीं लिख सकते, कम से कम लैंग्वेज स्किल है आपका क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या है, लैंग्वेज स्किल, यानी कि भाषा कौशल के बारे में पूछा गया है। उसको आप हेडिंग के लाइन के जो है सेंटर में डालेंगे कि भाषा कौशल का जो है क्वेश्चन है। या अगर ये भी नहीं डालना चाहते तो कम से कम ये तो ज़रूर मेंशन कीजिए कि सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। आपने लिखा, आपने पहले भाषा हेडिंग डाली, उसके बारे में आपने लिख दिया। इतना ज़्यादा बड़ा लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, 4 से 5 लाइन में आप भाषा को एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे भाषा कौशल। अब यहाँ पर आपके 4 कौशल है, लिसनिंग कौशल यानी कि श्रवण कौशल, बोलने का कौशल, पढ़ने का कौशल, लिखने का कौशल। उन चारों कौशल को यहाँ पर आप चार्ट के थ्रू मेंशन कर दीजिए नाम। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में कहा गया है नेम ऑल द लैंग्वेज स्किल्स ऑल्सो एक्सप्लेन द रीडिंग स्किल इन डिटेल। यहाँ पर आपको सभी भाषा कौशल के बारे में सिर्फ नाम बताने हैं और रीडिंग स्किल को डिटेल से एक्सप्लेन करना है। तो नाम तो यहाँ पर आपने बता दिए हैं, ठीक है। अब रीडिंग स्किल का क्वेश्चन आता है, तो रीडिंग स्किल आप हेडिंग डालेंगे पठन कौशल। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने यहाँ पर पता नहीं चला कि आप यहाँ पर टाइप्स मेंशन कर रहे हैं, कहाँ से आपका टाइप्स आ गया, ठीक है। यहाँ पर इस लाइन को कोई इतना ज़्यादा ध्यान से एग्जामिनर नहीं पढ़ेंगे कि आपने यहाँ से नेक्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं या टाइप्स की बात कर रहे हैं। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है, और उसमें आप सारे टाइप्स को मेंशन कीजिए, चारों टाइप्स को। और जो आपका मेन पूछा गया है रीडिंग स्किल पठन कौशल, उसको अब आप हेडिंग डालिए मेन सेंटर में। ये आपका स्पार्कल पेन का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप ब्लैक पेन का यूज़ कीजिए। और अगर आप स्पार्कल पेन यूज़ कर भी रहे हैं तो भी एक डार्क पेन लीजिए, तो जो बिल्कुल ये अलग से दूर से दिखाई दे। तो पठन कौशल के बारे में आपने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, इसके टाइप्स आपने एक्सप्लेन कर दिए हैं, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब एंड में आपसे का क्वेश्चन है स्कीमा ऑफ रीडिंग स्किल। स्कीमा ऑफ रीडिंग स्किल आपने हेडिंग डाली, उसको एक्सप्लेन कर दिया। ये आपका गलत है, स्कीमा का पॉइंट आपका यहाँ पर गलत है बिल्कुल ही। ये मैंने नोट्स में कराया हुआ है, यूट्यूब पर वीडियोस भी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और यही सेम टेस्ट जो आपका यहाँ पर लिया था मैंने, यही मैंने अपने पेड ग्रुप में जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें भी लिया था। तो उसमें आपके काफ़ी अच्छे टेस्ट मेरे पास आए थे, लिखे हुए, काफ़ी अच्छी तरीके से आंसर्स आए थे। तो उनमें से जो बेस्ट टेस्ट होंगे वो मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर दूँगी, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या आंसर लिखना है, किस तरीके से लिखना है, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन बी में इन्होंने लैंग्वेज को एक्सप्लेन किया। सेक्शन बी का आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं ये भी मेंशन कीजिए। आपकी जो हेडिंग है इनको ब्लैक पेन से लिखकर अंडरलाइन कीजिए, और हो सके पहले चार्ट के थ्रू आप इन सभी टाइप्स को मेंशन कर दीजिए। इतना छोटा सा आपने शॉर्ट क्वेश्चन किया है, 5 से 4 आपने 10 लाइनों को मुश्किल से किया हुआ है ये, तो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 से 2.5 पेज का कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन और प्रशिक्षण। अभी आप इतनी जगह बचाकर आप कहाँ लेकर जाएंगे, इसको थोड़ा सा एक एक लाइन छोड़ कर कीजिए, बिल्कुल आराम से कीजिए, तसल्ली के साथ, अपने आप ही आंसर बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन सी आपने किया हुआ है। बाकी इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए, राइटिंग पर और प्रेजेंटेशन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लास्ट ये टेस्ट आता है आपका कविता गौतम जी का। ये हमारे पेड कोर्सेज जो हैं उनमें शामिल हैं, ठीक है। और इनका आंसर आप देखिएगा, बेस्ट अब तक का मैं कहूँगी कि नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम का सबसे बेस्ट ये आपका टेस्ट है, ठीक है। पूरे तरीके से पूरे आंसर, सही आंसर इन्होंने लिखे हुए हैं, बिल्कुल सही तरीके से। यहाँ पर इन्होंने आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ ब्लैक पेन से है, लेकिन ये स्कैन करते टाइम इन्होंने ब्लैक एंड वाइट का कर लिया होगा, तो इसलिए इनका कलर यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी डबल पेन का यूज़ जरूर करें, आंसर आप ब्लू से करें और क्वेश्चन वगैरह ब्लैक से लिखें। देखिए सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख दिया है, वो डू यू मीन बाय एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। जो क्वेश्चन था वो उन्होंने मेंशन कर दिया, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, आप जिस लैंग्वेज में कर रहे हैं उसी लैंग्वेज में आप क्वेश्चन लिखेंगे, काफ़ी है, ठीक है।
ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन नहीं भी लिखना चाहते तो सेक्शन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, और उसके साथ साथ जो है हेडिंग्स जरूर लिखिए। यहाँ पर आप सेक्शन और क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दीजिए, आपके लिए भी है ये बात, ठीक है। तो ज्ञान मीमांसा इन्होंने एक्सप्लेन किया, ज्ञान मीमांसा का अर्थ क्या होता है, इन्होंने बीच में जो एपिस्टेमोलॉजी होती है वो भी एक्सप्लेन की हुई है अच्छी तरीके से, ठीक है। इसके बाद इन्होंने नेचुरलिज्म हेडिंग डाला, नेचुरलिज्म के अंदर लिख दिया इन्होंने अच्छे से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने सिर्फ 4 पेजेस का आंसर लिखा है, लेकिन बिल्कुल प्रॉपर वे में, तो बिल्कुल सही इनका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम ऑल द लैंग्वेजेस स्किल्स। इन्होंने क्वेश्चन लिख दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखने से काफ़ी चीज़ें हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आप सेक्शन कौन सा है और क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो ज़रूर मेंशन किया करें, ये आप सभी के लिए है। और दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस लैंग्वेज में आंसर कर रहे हैं उसी लैंग्वेज में लिखेंगे, काफ़ी है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, लैंग्वेज स्किल्स के नाम बताने हैं सभी के, रीडिंग स्किल को डिटेल में एक्सप्लेन करना है और रीडिंग स्किल का स्कीमा बताना है। सबसे पहले इन्होंने बेस बनाने के लिए लैंग्वेज के बारे में बताया कि लैंग्वेज होता क्या है, ठीक है, लैंग्वेज के टाइप्स कितने होते हैं। उसके बाद इन्होंने आप आ गए लैंग्वेज स्किल पर कि लैंग्वेज स्किल क्या होती है। इन्होंने लैंग्वेज स्किल को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, जो सभी कौशल होते हैं, स्किल्स के टाइप्स हैं, उन सभी को मेंशन कर दिया। चार्ट के थ्रू भी ये मेंशन कर सकते थे और आप भी कर सकते हैं, और इस तरीके से आप लाइन से लिख कर भी सभी को मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने जो मेन रीडिंग स्किल जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो हेडिंग डाली, ठीक है। यहाँ पर जो अंडरलाइन करे वो स्ट्रेट करने की कोशिश करें, हेडिंग डाली और इन्होंने रीडिंग स्किल को अच्छी तरीके से डिफाइन कर दिया। लास्ट में रीडिंग स्किल का जो स्कीमा था वो हेडिंग डाली और उसको लिख दिया, बिल्कुल सही इन्होंने स्कीमा में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं सिर्फ 4 पेजेस हैं, मैक्सिमम नहीं है, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है एक्स्ट्रा लिखने की, इतनी मेहनत करने की, लेकिन हाँ मिनिमम क्राइटेरिया को तो कम से कम फुलफिल करें ही आप। उसके बाद इन्होंने सेक्शन बी किया है। सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका लैंग्वेज का, तो इन्होंने हेडिंग क्वेश्चन लिखा, हेडिंग डाली लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज के टाइप्स क्या होते हैं। ये इन्होंने आंसर कम लिखा है, शॉर्ट आंसर कम से कम 2 से 2.5 पेज का आप ज़रूर लिखें, ठीक है। ये पेज डबल आ गया है। नेक्स्ट सेक्शन प्रशिक्षण में अंतर क्या होता है, इन्होंने यहाँ पर टेबल बनाई है और इनमें डिफरेंस जो है सभी मेंशन कर दिए, 2 पेज का है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें अगर इतने सारे पॉइंट्स डिफरेंस नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए आपको मैंने तरीका बताया है कि पहले सेक्शन की डेफिनेशन एक्सप्लेन कीजिए, फिर प्रशिक्षण की डेफिनेशन एक्सप्लेन कीजिए और उसके बाद टेबल बनाकर उनमें डिफरेंस कीजिए। इसके बाद सेक्शन सी आ जाता है, यहाँ पर आपने मेंशन नहीं किया है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा इन छोटी छोटी चीज़ों को, ठीक है। इस तरीके से ब्लैंक चीज़ें आप ना छोड़ें, इससे जो एग्जामिनर होगा यहीं पर आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो अगर आपको जो क्वेश्चन आता है सिर्फ और सिर्फ वही मेंशन करें, और अगर आपको ने आगे किया है तो इस चीज़ क्वेश्चन को यहाँ पर कट लगा दें। मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि आपने पहले क्वेश्चन डाल के छोड़ दिया और उसके बाद आपको आंसर नहीं आ रहा है उसका, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कट करके छोड़ देंगे ताकि एग्जामिनर को लगे कि ये क्वेश्चन आपने नहीं किया है और आगे के चेक करें, ठीक है। बाकी आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सबसे बढ़िया टेस्ट मुझे जो है कविता जी का ही लगा है अभी तक, कविता जी का, स्नेहा जी का, 2 का टेस्ट है जो बिल्कुल सही है और अच्छी तरीके से जिन्होंने लिखा हुआ है। देखिए ये पहला टेस्ट मैंने लिया, इनका फीडबैक लिया आपका सबका। एक चीज़ तो मुझे पता चल गई है कि आपका टॉपिक समझना काफ़ी नहीं है, ये चीज़ आप भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने टॉपिक समझ लिया, ये चीज़ काफ़ी नहीं है। उसको कैसे लिखें, और लिखने की प्रैक्टिस आपके मस्ट है, लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए। जो स्टूडेंट पेड कोर्स में थे मेरे, उनके वीकली टेस्ट होते रहते थे, उन सभी को हैबिट पड़ चुकी है इस चीज़ की, ठीक है। तो उनकी जो कुछ PDF है मेरे पास वो मैं सेंड कर दूंगी, सारी तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कुछ 2-3 PDF जो बेस्ट टेस्ट होंगे वो मैं आप तक शेयर कर दूंगी, ताकि आपको भी थोड़ा सा इस चीज़ से आइडिया लग सके और एक चीज़ पता लग सके। यहाँ पर मैं अगर ऑल ओवर कंक्लूजन बताना चाहूँ तो बहुत सारे मिस्टेक है आंसर्स को लिखने में। आपको बेसिक तरीका, आंसर आपने उसमें क्या लिखा हुआ है इस चीज़ को तो आप 1 सेकंड के लिए इग्नोर कर दीजिए। आपको टॉपिक आता है सब कुछ, आपने सही आंसर लिखा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात आप माइंड में बैठा लीजिए कि कोई भी एग्जामिनर पूरा आंसर पढ़ने की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं या इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। रेयर चांस होता है कि कोई एग्जामिनर हो जो पूरा आंसर के 1-1 लाइन को पढ़े। मेन एग्जामिनर देखते क्या है, सबसे पहले उनका इंप्रेशन पड़ता है आपकी राइटिंग पर। आपका खुलते कॉपी खुलते जितनी बढ़िया राइटिंग होगी उतना ज़्यादा बेस्ट होगा। अब मैं ये नहीं कह सकती कि हर एक मेंबर की राइटिंग बहुत बढ़िया हो सकती है, लेकिन अपने आप से आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कर सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं कि कहीं भी ओवर राइटिंग ना हो। आप कहाँ से कोई क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, कहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं, इस चीज़ का क्लियरली देख कर पता चल सके, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर मेंशन होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर वे में। हेडिंग के नीचे अंडरलाइन होनी चाहिए जो बिल्कुल स्ट्रेट हो। 2 हेडिंग्स के बीच में 1 लाइन का गैप रखें, 2 आंसर के बीच में 2 लाइन का गैप रखें,
ताकि पता चल सके हाँ यहाँ से आंसर जो है फिनिश हो गया, यहाँ से दूसरा आंसर शुरू हो गया है, ये आंसर आप सेक्शन ए का कर रहे हैं, सेक्शन बी का कर रही हैं। जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी हेडिंग आप लाइन के सेंटर में डालें और बाकी की जितनी भी सब हेडिंग्स होती हैं वो आप लाइन के साइड में डाल सकते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट्स को आप ब्लैक पेन से लिखिए। ये ऐसी चीज़ें जो हर एक मेंबर कर सकता है और अपने आंसर्स को या राइटिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। अगर आपकी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं भी है तो भी अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तब भी आपका आंसर जो है इफेक्टिव बन सकता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, वरना आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, आपका सारा पढ़ा हुआ भी वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ये मस्ट है। आप आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। आप ये मत सोचिए कोई आपको टेस्ट पेपर देगा तो ही आप प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको 2 घंटे निकालने पड़ेंगे। नहीं, आप कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, 10-15 मिनट उस टॉपिक को लिख कर देखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 2-2 घंटे के पेपर लगाएं, नहीं, एक एक क्वेश्चन ले लीजिए, एक एक टॉपिक ले लीजिए, उनको रोज़ लिख कर देखिए, तो उसी से ही आपकी जो है प्रैक्टिस यहाँ पर बनेगी। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें, ये सारी नॉलेज मिल सके। और हमारे चैनल पर बीएड किस तरीके की वीडियोस जो हैं वो आती रहती है। सिलेबस ऑलरेडी सारा कंप्लीट हो चुका है, जो बचा हुआ है उनकी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो उसके लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।